लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की सटीक एंड स्मार्ट स्टडी के लिए आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। इससे पहले मैंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की क्लास ली है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप क्लास देख सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। इस क्लास के अंदर हम बेसिकली 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट बना हुआ होता है। पहला सब्जेक्ट होता है जो होता है बेसिक सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो होता है वो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट की सबसे पहली परिभाषा अगर अपन देखें तो ये होता है ज्ञान का व्यवस्थित और संगठित स्वरूप विषय कहलाता है। नॉलेज और सब्जेक्ट जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नॉलेज का जो व्यवस्थित रूप होता है, जो एक ही तरह की नॉलेज होती है, जैसे कि अपन फिजिक्स के बारे में बात करें या मैथ्स के बारे में बात करें तो उसमें एक ही जैसी नॉलेज रहती है, उनको एक व्यवस्थित और संगठित स्वरूप दिया जाता है। तो जैसे नॉलेज होती है उनको एक ही रूप के अंदर अपन बांटते हैं तो उससे सब्जेक्ट का विकास होता है। और विषय समान विचारों का संगठित स्वरूप है। ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनको फैक्ट्स के रूप में पूछा जाता है कि विषय के बारे में आप बताइए कि विषय क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ज्ञान का व्यवस्थित और संगठित स्वरूप विषय कहलाता है और विषय समान विचारों का संगठित स्वरूप है। उसके बाद में हम विषय की विशेषताएं देखें तो वो क्या क्या होती है कि ज्ञान के किसी अंश का समान और असमान श्रेणियों में क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्यवस्थापन विषय कहलाता है। वही चीज़ है कि जो समान फैक्ट्स होते हैं उनको अपन एक साथ रख देते हैं तो उससे ही विषय का निर्माण होता है। विषय का विकास शोध पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान रखिए कि विषय का विकास किस पे निर्भर करता है, रिसर्च पे। जो शोध होती है, रिसर्च होती है, उस पे ही विषय का विकास निर्भर करता है। विषय ज्ञान की वह शाखा है जिसमें निरंतर और अंतहीन विकास की संभावना रहती है, यानी कि विषय का निरंतर विकास होता ही रहता है। जैसे आप देखते हो कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो निरंतर नए नए सब्जेक्ट्स का विकास होता रहता है, तो सब्जेक्ट्स का क्या है, निरंतर और अंतहीन विकास संभव है क्योंकि नई नई खोज होती रहती है तो उनसे नए नए सब्जेक्ट्स बनते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं रंगनाथन के अनुसार रंगनाथन ने क्या बोला है विषय के बारे में, कि विषय विचारों का एक संगठित और सुव्यवस्थित समूह है। वही चीज़ें हैं कि विषय क्या होता है, जो नॉलेज होती है, नॉलेज का जो एक जैसी नॉलेज जो होती है उनको अपन एक व्यवस्थित रूप दे दें, संगठित रूप दे दें, तो उससे विषय का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। इस टॉपिक्स में से जो कि टाइप ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक है, इसके अंदर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लास्ट पेपर हुआ था। तो वो अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे देखते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय के प्रकार। रंगनाथन की विचारधारा के अनुसार 3 प्रकार के विषय होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के विषय हैं। तो पहला है बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट को मूल विषय या साधारण विषय भी कहा जाता है। आप इंग्लिश में ध्यान रखिए ये इसकी टर्मिनोलॉजी को, हिंदी में इसके बहुत सारे होते हैं शब्द, तो आप इंग्लिश में ध्यान रखना बेसिक सब्जेक्ट। फिर सेकंड देखते हैं अपन कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट को यौगिक या संयुक्त विषय भी कहा जाता है। और तीसरा सब्जेक्ट है अपना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जिसको जटिल या मिश्रित विषय कहा जाता है। ये डायग्राम्स हैं, इनको आपको जो बाद में मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा कि सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आपको ये डायग्राम फिर समझ में आएंगे कि ये डायग्राम किस रूप से बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है। बेसिक सब्जेक्ट बेसिकली जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, इनको ही बेसिक सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप ऐसे भी इनका आइडिया लगा सकते हो, लेकिन अगर परिभाषा के रूप में अपन देखें तो बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा विषय जिस पर किसी अन्य विषय की कोई प्रभाव ना हो, मौलिक विषय कहलाता है। यानी कि बेसिक सब्जेक्ट वो होता है जिसका किसी और दूसरे सब्जेक्ट पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स पे आप मैथ्स या केमिस्ट्री का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, तो वो चीज़ देख सकते हो आप। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे फिजिक्स का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, वो अलग से अपना इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये बिना किसी एकल विचार का विषय होता है, यानी कि इसमें आइसोलेट से रिलेशन नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जिस पे किसी और विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बेसिक सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। तो और इसके बारे में और देखें अपन तो जिन विषयों में केवल मूलभूत विषय ही रहता है, मूल विषय कहलाते हैं। मूलभूत विषय अर्थात वह विषय जिसके अवयव के रूप में कोई एकल विचार ना हो,
यानी कि जो बिल्कुल एकदम कोर सब्जेक्ट हो, एक सिंगल सब्जेक्ट जिस पे किसी और सब्जेक्ट से कोई प्रभाव ना पड़े, उसका इंडिविजुअल अपना अस्तित्व हो, उस सब्जेक्ट को अपन बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनको अपन बेसिक सब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर बेसिक सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये अपना होता है कि ये वाली बात की आइसोलेट नहीं जुड़ा हुआ होता है इसके साथ में, ये अपना इंडिविजुअल इनकी इसकी खुद की पहचान होती है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट पेपर के अंदर पूछा गया था। इस इन क्वेश्चंस को आप देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ डाल दी थी, यूनिट फर्स्ट के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पेपर के अंदर। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। अब अपन ने देखा कि मेनली 3 प्रकार के विषय होते हैं, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। लेकिन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और इस टाइप्स के अंदर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर के अंदर, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट की बात अपन करें तो ये है कॉलन वर्गीकरण के 7वें संस्करण के अनुसार मूल विषय 2 प्रकार के होते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट है वो 2 प्रकार के हैं, और कौन कौन से हैं? मेन बेसिक सब्जेक्ट, एक तो मुख्य मूल विषय, और दूसरा है गैर मुख्य मूल विषय, नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट। तो अपन इसमें बात करें सबसे पहले कि 2 प्रकार अपनों को पता लग गए बेसिक सब्जेक्ट के, एक तो मेन बेसिक सब्जेक्ट हो गया और एक होता है नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट। तो अपन सबसे पहले मेन बेसिक सब्जेक्ट की बात करें तो इसके टोटल टाइप है 6। अब 6 टाइप कौन कौन से हैं तो आप इनका नाम ध्यान रखिए, और इनको अच्छे से मतलब अपन को समझना भी है, नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसके अंदर हो गया पहला ट्रेडिशनल, परंपरागत, दूसरा हो गया नॉन ट्रेडिशनल, गैर परंपरागत, और फिर हो गया फ्यूज्ड, विलियत, फिर चौथा हो गया डिस्टिल्ड, आश्रित, फिर पांचवा हो गया पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, आंशिक समावेशन, और छठा हो गया अपना सब्जेक्ट्स बंडल्स, विषय बंडल्स। ये हो गए अपने मेन सब्जेक्ट। और इसी तरह से नॉन मेन सब्जेक्ट है वो 4 प्रकार के हैं। तो पहले अपन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह से हैं। जो 6 प्रकार के हैं ये इनके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला अपन देखें तो ये है परंपरागत, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर वो आता है जो सब्जेक्ट्स बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब बहुत पुराने टाइम से जो सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं। जैसे कि अपन देखें मैथमेटिक्स हो गया, और फिजिक्स हो गई, और ये अपना बायोलॉजी हो गई, शिक्षा शास्त्र हो गई, विधि शास्त्र, लॉ, ये सब हो गए। तो ये जो सब्जेक्ट हैं पुराने टाइम से ही चलते आ रहे हैं, तो इनको परंपरागत या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बोला जाता है। फिर दूसरा अपन देखें अपरंपरागत या नॉन ट्रेडिशनल। मुख्य विषय जो नव उत्पन्न विषय हैं, मतलब कि जो नए नए विषय उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में अपन देखें तो जैसे लाइब्रेरी साइंस है अपना, पुस्तकालय विज्ञान, ये नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। इसका विकास अभी हाल ही के कुछ सालों में हुआ है। और उसके अलावा पशु चिकित्सा शास्त्र हो गया अपना, गृह विज्ञान हो गया, पुस्तकालय वो पुस्तक विज्ञान हो गया। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, और नॉन ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जो हाल ही के कुछ सालों में जिनका विकास हुआ है। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट, जैसे मान लो पूछ ले मैथमेटिक्स है, ये ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है, फ्यूज्ड है, या फिर किस तरह का सब्जेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको समझना है कि इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मतलब कौन से टाइप के अंदर कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये आपको समझना है। तो इसके बाद में अपन बात करें विलियत। विलियत यानी कि फ्यूज्ड। फ्यूज्ड सब्जेक्ट वो होते हैं ऐसे मुख्य विषय सामान्यतः 2 परंपरागत विषयों के अनुत्क्रमणीय मेल से उत्पन्न होते हैं। यानी कि फ्यूज के अंदर ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर अपना दिया हुआ है जैव भौतिकी, जैव भौतिकी हो गया, फिर हो गया भू रसायन विज्ञान, जैसे भू रसायन विज्ञान हो गया, फिर हो गया भू राजनीति विज्ञान हो गया, फिर जैव भूगोल हो गया, और जैव अभियांत्रिकी हो गया। अपने ये 2 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि जैव भौतिकी हो गया, तो ये जैव भौतिकी एक तो भौतिकी हो गया यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, और एक जैव से मतलब जीव विज्ञान हो गया। तो ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके मेल से बना हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि इन सब्जेक्ट्स को अपन अलग करेंगे ना, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये जैसे 2 सब्जेक्ट आपस में मिल जाते हैं तो उनसे एक विलियन बन जाता है। विलियन, इस सब्जेक्ट का नाम विलियत या फ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि ये दोनों, जैसे कि अपन पानी के अंदर चीनी घोल दें तो उसके अंदर से आप चीनी को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से इस सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है कि ये अनुत्क्रमणीय मेल होता है इनका, यानी कि इनको वापस से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जैव भौतिकी हो गया, जैव रसायन हो गया,
ऐसे ये दो सब्जेक्ट्स आपस में मिलके और ये आपस में घुल जाते हैं, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता, फिर ये एक हो जाता है इन सब्जेक्ट्स का। फिर अपन चौथा देखते हैं, वो है आश्रित। आश्रित के अंदर क्या है, ये अनुपयुक्त विषय है तथा सामान्यतः प्रणालीकरण मैथोलॉजी से संबंधित है, जैसे कि प्रबंध विज्ञान, शोध विधि विज्ञान, सम्मेलन तकनीक। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैथडोलॉजी यानी कि जो मेथड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के मेथड्स होते हैं उनके बारे में इसके अंदर दिया हुआ होता है। प्रबंध विज्ञान हो गया यानी कि मैनेजमेंट साइंस हो गई, और शोध विधि विज्ञान हो गया, सम्मेलन तकनीक हो गई, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैथडोलॉजी होती है, जिससे कोई ऐसे प्रणाली से रिलेटेड चीज़ होती है, वो इसके अंदर आती है आश्रित के अंदर। फिर अपन देखते हैं जो अपना पांचवा मेन बेसिक सब्जेक्ट है, उसके अंदर देखें तो अपन उसका नाम है आंशिक समावेशन यानी कि पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, यह विषय क्रमिक मुख्य वर्गों के एक ही नाम वाले संचयन है। यह व्यापक स्वभाव के होते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो पादप विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यानी कि इसमें आंशिक समावेशन में क्या होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि अपना हो गया भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंसेस। तो ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, इसके अंदर जो फिजिकल चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो आपस में मिल जाती है, पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है, उसमें आंशिक समावेशन बन जाता है इसके अंदर। और जैसे गणितीय विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक समावेशन होता है। तो आप ये देख सकते हो कि पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर आप जो ये इसके उदाहरण हैं इनको भी याद रख सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो इसके उदाहरण जो हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो कभी भी जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स का नाम ज़रूर ध्यान रखना, तो आप इनको बता सकते हो। फिर अपन देखते हैं अपना जो छठा मेन बेसिक सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो वह है विषय समूह या सब्जेक्ट बंडल्स। यह ऐसे विषय हैं जिन्होंने अपनी विषय वस्तु विभिन्न विशेषज्ञों के समूह द्वारा एक ही समय में विकसित अलग अलग अनुशासनों से ली है। यह आपस में शिथिल बंधनों से जुड़े रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो विषय समूह होता है, सब्जेक्ट बंडल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर रिसर्च होती है, जैसे मृदा विज्ञान हो गई, सॉइल साइंस हो गई अपनी, तो उसके अंदर जो मृदा विज्ञान पे कोई रिसर्च हो रही है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि साइंटिस्ट है तो वो अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, उससे मृदा विज्ञान के ऊपर रिसर्च होगी, तो ये सब्जेक्ट्स का बंडल होता है। जैसे समुद्र विज्ञान हो गया अपना, ओशियन साइंस हो गया, तो ओशियन साइंस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि मछलियाँ, फिशेज़ हो गई अपनी, और उसके बाद में जैसे जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, और वहाँ के पेड़ पौधे हो गए जो समुद्र के अंदर, उसके पानी पानी हो गया, वहाँ के जीवन कैसे, मतलब वहाँ पे कैसा जीवन है, इन सब के बारे में रिसर्च की जाती है। तो ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक बंडल बन जाता है, तो इस तरह से इसको सब्जेक्ट बंडल कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग अनुशासनों से ली जाती है, इसका विकास होता है जब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट बंडल और ये आपका आंशिक समावेशन। ये अपने 6 अपने सब्जेक्ट हो गए, इनको अपन एक बार दोबारा से नाम देख लें कि ट्रेडिशनल हो गया, एक तो मेन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर ट्रेडिशनल हो गया, एक नॉन ट्रेडिशनल हो गया, एक फ्यूज हो गया, एक डिस्टिल हो गया, एक पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, और फिर सब्जेक्ट बंडल्स। ये 6 हो गए, और इनको आपको समझना है अच्छे से। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो एक बार आप इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको ज़रूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इनमें से अभी क्वेश्चन पूछा गया था और पहले भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन कौन सा था मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपका जो नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट है उसमें से वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन उस पर ही चलते हैं सीधे कि नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ये अपने 4 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर पहला है अपना कैनोनिकल, जिसमें अपना पहले है कैनोनिकल क्लासेस, फिर दूसरा है अपना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर तीसरा है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स, फिर चौथा है अपना एनवायरमेंटल बेसिक सब्जेक्ट्स। तो चलो एक बार अपन इनको देखते हैं डिटेल में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि प्रमाणिक वर्ग या कैनोनिकल क्लासेस। तो ये परंपरागत किंतु मुख्य विषय से सीधे विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि इनके अंदर क्या होता है, कैनोनिकल क्लासेस के अंदर जैसे जो मेन सब्जेक्ट होता है उनका जो डिवीज़न होता है उससे ही इन सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है।
जैसे कि अपन देखें कि मैथ्स होती है, उसके अंदर जो इसके मुख्य वर्गों में अंकगणित और बीजगणित, जैसे मैथ्स का जो डिवीज़न होता है उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि अंकगणित हो गया, अपना बीजगणित हो गया, और फिर अपने जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री हो गया, उसके अंदर जो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो बनती है उसका, फिर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर आपकी ध्वनि हो गई, ऊष्मा हो गई, विद्युत हो गई आदि। जैसे कि एक मेन सब्जेक्ट है, उससे जो छोटे छोटे अलग अलग जो उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके अंदर विभाजन होता है, तो उसको ही कैनोनिकल या प्रमाणिक वर्ग कहा जाता है। फिर अपन दूसरा देखें तो वह है विशिष्ट घटक, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो उसके अंदर आप देखोगे तो सीमित विस्तार अथवा विशिष्टीकृत अनुप्रयोग वाले मुख्य विषय विशिष्ट गैर मुख्य मूल विषय कहलाते हैं। यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक चीज़, मतलब उसके अंदर कोई स्पेशल ऐसी चीज़ के अंदर अपन रिसर्च करते हैं, तो उससे अपना ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनता है। जैसे कि आप फार्मिंग है, तो फार्मिंग के अंदर आप ड्राई फार्मिंग, जैसे कि एक अलग से ही आपका स्पेशल कोई चीज़ हो गई फार्मिंग के अंदर, तो वो उससे ही सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। जैसे कि आप चिकित्सा है तो उसमें बाल चिकित्सा शास्त्र के बारे में, या फिर जो आपका रोग विज्ञान है उसके अंदर आप स्त्री रोग विज्ञान के अंदर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो, तो उससे आपका क्या होता है, एक अलग से एक सब्जेक्ट का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं विशिष्ट सब्जेक्ट, विशिष्ट घटक या विशिष्ट सब्जेक्ट बोला जाता है इसको। तो आप इसके उदाहरण देख सकते हो, निर्जल कृषि हो गई, बाल चिकित्सा शास्त्र हो गया, स्त्री रोग विज्ञान हो गया, लघु स्तर अर्थव्यवस्था हो गई, स्मॉल स्केल इकोनॉमी हो गई। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसको बोला जाता है प्रणाली घटक। इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस पेपर जो इस बार पेपर हुआ है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये एलोपैथी है, तो एलोपैथी कौन से सब्जेक्ट है, मतलब किस से रिलेटेड है, तो इसके अंदर यही था सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये आपको इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जब एक विषय किसी विचारधारा या प्रणाली से अध्ययन किया जाता है, जब किसी विषय का किसी विचारधारा या प्रणाली से अध्ययन किया जाता है, मतलब कि किसी विशिष्ट विचारधारा या प्रणाली से किसी सब्जेक्ट का अगर जो अपन अध्ययन करते हैं, तो वो उससे अपना निर्माण होता है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रणाली घटक का। तो जैसे कि आप देखोगे कि आप चिकित्सा के अंदर देखो तो होम्योपैथी हो गया अपना, और अलग अलग जो एलोपैथी हो गया, ये सब चीज़ें आपकी आयुर्वेद विज्ञान हो गई, तो ये सब चीज़ें आपकी अलग एक मतलब सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसके अंदर इससे रिलेटेड होता है ये, जैसे मनोविश्लेषण हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। जैसे अर्थव्यवस्था है तो उसके अंदर से आपने कोई ऐसा सिस्टम देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई आपकी एक, और एक आपकी साम्यवादी हो गई, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था हो गई आपकी, और तो ये आपका सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड होता है। इसके अंदर आप देखोगे कि जो ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर आप देखो कि चिकित्सा से रिलेटेड ही, तो आप जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, और नेचुरोपैथी हो गया, और आपका एलोपैथी हो गया, ये अलग अलग आपने सिस्टम्स में इनका विभाजन कर दिया। तो ये आपका सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में अपना लास्ट और फोर्थ जो है विषय नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर, वो है पर्यावरणिक मूल विषय, एनवायरमेंटल बेसिक सब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये है एक नवीन अवधारणा है, उदाहरण इसके अंदर मतलब नवीन अवधारणा है, ये एक नई अवधारणा है। इसके अंदर बेसिकली जो पर्यावरण से रिलेटेड होता है उन सब्जेक्ट्स के बारे में दिया होता है, जैसे कि रेगिस्तान वनस्पति विज्ञान हो गया, समुद्री वनस्पति विज्ञान हो गया, उष्णकटिबंधीय चिकित्सा शास्त्र हो गया, भूमध्यवर्ती जीव विज्ञान हो गया, उच्च स्थानिक हाई एल्टीट्यूड अभियांत्रिकी आदि हो गया। तो ये इसमें मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। ये आप देख सकते हो सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपने नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर ये 4 सब्जेक्ट हो गए, कैनोनिकल क्लासेस हो गया, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और एनवायरमेंटल बेसिक सब्जेक्ट हो गया। तो अपन ने देख लिया कि बेसिक सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मेन बेसिक सब्जेक्ट और एक तो होता है नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट। मैन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर अपने 6 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, और नॉन मैन बेसिक सब्जेक्ट के अंदर अपने 4 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद में अपन बेसिक सब्जेक्ट अपन ने पढ़ ही लिया। बेसिक सब्जेक्ट के बाद में अपन बात करते हैं अपने कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करें तो कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में अब इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन आया था कि कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो किस तरह से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। यह विषय मौलिक विषय के प्रभाव से उत्पन्न होने पर निर्मित होता है।
यानी कि मौलिक विषय में कुछ चेंजेस हो, उससे आपका जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसका निर्माण होता है। इसमें मौलिक विषय के साथ साथ विषय का एकल भी सम्मिलित होता है। एकल मतलब कि आइसोलेट, यानी कि इसमें मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट होता है एक, उसके साथ साथ में एक दो कितने भी आइसोलेट्स हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जिन विषयों में मूलभूत विषय के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक एकल विचार भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में कि जिन विषयों में मूलभूत विषय के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक एकल विचार भी होते हैं, यह विषय एक बुनियादी वर्ग से बना है और एक या अधिक आइसोलेट होते हैं। अब आइसोलेट क्या होता है? एक ऐसा विचार जो कि मूल विषय के साथ चल सकता है। यानी कि आइसोलेट होता है एक विचार होता है आइसोलेट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में साथ में जुड़ के वो एक उसका नया ही रूप बना देता है। जैसे कि आप देखो, अपना जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जो आपका एकल होता है, एकल क्या होता है? जैसे कि शिक्षा के साथ में हमने प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ आपका एकल है, आइसोलेट है। तो शिक्षा के साथ में आप जैसे ही प्रौढ़ जोड़ोगे तो प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा एक आपका बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपने प्रौढ़ जोड़ दिया तो मतलब तो वो आपका एक स्पेशल कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर एक आइसोलेट जुड़ के। जैसे कि शिक्षा तो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, उसके साथ एक आइसोलेट जुड़ गया प्रौढ़, तो आपकी प्रौढ़ शिक्षा एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। फिर आपका साहित्य है। अब साहित्य कई तरह के हो सकते हैं, मान लो हिंदी साहित्य हो गया, तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया। लेकिन आपने जैसे एक आइसोलेट जोड़ दिया साहित्य के साथ में अंग्रेजी, तो अंग्रेजी साहित्य आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया, वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और ये एक मतलब अलग ही नया ही सब्जेक्ट बन गया कि अंग्रेजी साहित्य है। तो इससे आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण हो गया। जैसे कि आपका मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के साथ में आपने बाल जो है ये आइसोलेट जोड़ दिया, तो आइसोलेट जोड़ने के बाद में आपका बाल मनोविज्ञान बन गया, ये चाइल्ड साइकोलॉजी बन गया। तो इससे आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण हो गया। उसके बाद में अपन और एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चर ऑफ राइस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसमें बेसिक सब्जेक्ट तो एक ही होगा। इसमें आप देख सकते हो सब में, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, साहित्य हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इसमें एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ जुड़ रही है, मतलब कि आइसोलेट जुड़ रही है, जिससे उस सब्जेक्ट की अलग ही अर्थ निकल रहा है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर ऑफ राइस, यानी कि चावल की कृषि। यानी एग्रीकल्चर एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, बेसिक सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ में एक आइसोलेट जुड़ के उसका कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है इससे। अब जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट, गेहूँ की कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, और उसके बाद में वेव मशीन ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग मशीन। तो इस तरह से कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है कि बेसिक सब्जेक्ट के साथ में कोई आइसोलेट जुड़ के कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करेगा। और आपको जो इनका नाम है वो इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, हिंदी में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि कंपाउंड सब्जेक्ट को आप यौगिक या संयुक्त विषय बोल सकते हो, तो आपको कंपाउंड सब्जेक्ट ही ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की, जिसको आप जटिल या मिश्रित विषय कहते हो। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जो विषय दो या दो से अधिक विषयों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। यानी कि दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट है, उनके अंदर कोई इंटर रिलेशन होगा, उससे आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होगा। अब इसका निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक मूल विषय मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हो बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब अपन इसके उदाहरण देखें तो यहाँ पे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री बराबर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का निर्माण हो गया। जैसे आप कई ज्योग्राफी है, ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, और पॉलिटी एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो उससे आपका जियोपॉलिटी का निर्माण हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। फिर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तो ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका खगोल रसायन हो गया। फिर अपन और उदाहरण देखें इसके अदर एग्जांपल्स, तो उसमें अपन देखेंगे पुस्तकालय विज्ञान पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। जैसे कि आपने पहले ही देखा था कि दो सब्जेक्ट्स के अंदर, जो दो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर कोई इंटर रिलेशन होता है, उससे एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपके पुस्तकालय विज्ञान पर सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि पुस्तकालय विज्ञान अपना एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। तो इसका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या प्रभाव पड़ रहा है पुस्तकालय विज्ञान पर सूचना प्रौद्योगिकी का, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया। फिर आप देखो समाजशास्त्र व धर्म में अंतर संबंध, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आप शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर, ये सब आपके आगे आएगा जो अपन विषय निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि ये जो इंटर रिलेशन होता है, डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें किस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है, तो ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज अपन ने सब्जेक्ट्स के बारे में देखा कि कौन कौन से कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो अपन ने तीनों सब्जेक्ट, जो कि पहला बेसिक सब्जेक्ट होता है, दूसरा अपना कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया और तीसरा अपना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में अपन ने देखा डिटेल से कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर आपका जो सबसे पहला टॉपिक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके अंदर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या होती है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो दोनों टॉपिक अपन ने कर लिए। उसमें से अपना एक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक छूटा हुआ था जो अपन जो सब यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे। और फिर अपन देखिए दूसरा जो है अपना यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, उसके अंदर अपना है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो वो वाला टॉपिक अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। तीनों टाइप अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, और उसके अलावा जो है अपना यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के अंदर जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है वो वाला टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो इस क्लास की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अच्छे से और समझाने की। बाकी अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।